कुटिया में राजभवन कविता के संदर्भ में विश्लेषण देखे थे, जिसके रचनाकार है या फिर कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो कुटिया में राजभवन कविता के बाद आप देख सकते हैं किताब में, तो आप लोगों को यहाँ पर फिर से कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं जो कविता के संदर्भ में है। और कविता पढ़ाते संदर्भ में जो शब्द है मैंने अर्थ के साथ बताने के लिए कोशिश किया है। तो आप लोगों को इससे भी अलग अगर कोई शब्द है जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया है, ऐसा कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। हिचकिचाइए मत, डरिए मत, बेफिक्र होकर आप लोग कुछ भी अगर अर्थ हो, विश्लेषण हो, समझ में न आया हो तो पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को कविता के संदर्भ में प्रश्नोत्तर कैसे लिखना है ये बताती हूँ, क्योंकि पाठ के संदर्भ में हो गया है, ये कविता के संदर्भ में, ये हर कविता से जुड़ा हुआ है। मतलब हर कविता के बाद भी आपके लिए प्रश्न दिए गए हैं, तो उसका अभ्यास आपको ही करना है, लिखना आपका काम है। समझ में नहीं आता है तो ही हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए आपके कविता के अंत में जो है यहाँ पर, मतलब वो अब कुटिया में राजभवन कविता के बाद है, प्रथम है या फिर पहला मुख्य प्रश्न में फिर से वही है, एक शब्द, वाक्यांश या वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। जैसे पाठ के संदर्भ में आप लिखे थे वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब ये आपको परीक्षा में 1 अंक के ही प्रश्न होंगे, तो आपको प्रश्न का उत्तर अगर शब्द में है तो शब्द में लिखना है, वाक्यांश में लिखना है मतलब वाक्य का अंश, तो उसमें आपको लिखना है, या फिर संपूर्ण वाक्य लिखने की ज़रूरत है तो संपूर्ण वाक्य को इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है। तो आप लोगों को जो है सही उत्तर लिखने से ही, या फिर सही उत्तर जो शब्द लिखते हैं उसी के लिए अंक होगा, 1 अंक का उत्तर होगा। तो इसीलिए जितना ज़रूरी है जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल में है वही आपको लिखना है। उदाहरण के लिए देखिए, पहला प्रश्न है, सीता जी का मन कहाँ भाया। सीता जी का मन कहाँ भाया आया हुआ है पहला प्रश्न। तो उसके उत्तर के रूप में अगर आप कुटिया लिखेंगे काफ़ी है। कुटिया राजभवन के समान मन भाया है, तो इसीलिए जो है आपको वो लिखना है। तो यहाँ पर है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहाँ पर मन भाया है? कुटिया ही, उनकी झोपड़ी ही जो है उसे बहुत अच्छा लगा है, ये बार बार उन्होंने दोहराया है कविता में, तो वो जो है आपको लिखना है। कुटिया शब्द लिखेंगे काफ़ी है, उसके लिए आपको अंक मिलता है। तो पूर्ण वाक्य जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पूर्ण वाक्य में लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जोड़ेंगे तो भी गलत नहीं है। आपको उत्तर किस रूप के लिए मिलेगा, किसी शब्द के लिए, वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तो देखिए, कुटिया शब्द मैंने कहा, कुटिया के अर्थ मैंने बताया था। कुटिया का अर्थ क्या है? झोपड़ी, जो छोटा सा घर होता है तो उसके लिए हम कुटिया कहते हैं। झोपड़ी जो होता है मैंने कहा था। उत्तर लिखते संदर्भ में अगर आप झोपड़ी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो शायद उसके लिए आपको अंक नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ध्यान दीजिए कि जो शब्द शाब्दिक है, शाब्दिक इसीलिए है, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कविता के संदर्भ में, कविता में जो शब्द दिया गया है उसी शब्द को उत्तर के रूप में आपको लिखना है। चाहे उसके उत्तर के रूप में कई सारे अलग अलग होंगे, या फिर उत्तर अलग अलग रूप में आपको मिल सकते हैं, उसके अर्थ कई सारे होंगे, जो भी हो, लेकिन कविता में जो इस्तेमाल में है वही शब्द आपको दोहराना है, वही शब्द आपको लिखना है। आगे दूसरा प्रश्न है, देखिए, सीता जी के प्राणेश कौन थे? सीता जी के प्राणेश मतलब उनके जो पति के रूप में है, उनके सम्राट है, किसको वो मानती है? श्री राम को है, और कोई अन्य नहीं है। तो श्री राम शब्द वहाँ पर आना है, ठीक है। श्री राम के अलग अलग नाम है, तो नाम जोड़ना है, क्या है? कुछ भी नहीं है, श्री राम लिखेंगे काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान देना है, कविता में जो शब्द इस्तेमाल में है तो उसको आपको ठीक से वही लिखना है। कविता के संदर्भ में सम्राट स्वयं प्राणेश, तो उनका प्राणेश स्वयं उनके सम्राट है, राजा है। राजा कौन है? श्री राम है। सम्राट शब्द इस्तेमाल करके श्री राम लिखेंगे, गलत नहीं है। तो इसलिए वो कौन है पूछा गया है, तो नाम लिखना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने श्री राम का नाम जोड़ा है। तो इसी प्रकार आप लोगों को जो है यहाँ पर ध्यान देकर लिखना है। आगे भी प्रश्न है, सीता जी कुटिया को क्या समझती है? हर एक को उत्तर बताऊंगी ऐसा नहीं है, उदाहरण दे रही हूँ मैं। मतलब कविता के संदर्भ में क्या होता है, एक शब्द के
हम अर्थ समझ में नहीं आता है ये सोचकर हम कई सारे जो शब्द के अर्थ है बताए होते हैं, चाहे कन्नड़ में हो सकता है, अंग्रेजी में या फिर हिंदी में ही आपको अर्थ समझाए होते हैं। तो अगर वही शब्द आप लोग अर्थ के रूप में जो शब्द है वो लिखेंगे तो आपको जो है अंक नहीं मिलता है परीक्षा में। इसलिए कह रही हूँ, आप जब परीक्षा लिखते हैं तो परीक्षा के संदर्भ में, अंतिम परीक्षा के संदर्भ में आपकी जो प्रश्न पत्रिका बाहर से वगैरह आता है तो उसी के अनुरूप आप लोगों को उत्तर पत्रिका भी तैयार किया हुआ होता है। और वो जो व्यक्ति तैयार किया हुआ होता है उत्तर पत्रिका, मतलब मॉडल आंसर पेपर स्कीम जो हम कहते हैं, वो जो होता है तो वो किताब के अंदर के शब्दों को लेकर ही होता है। तो झोंपड़ी की जगह आप लोग कुटिया लिखेंगे तो ही अंक मिलता है। कुटिया के बदले झोंपड़ी लिखेंगे तो वो नमूने में भी वही उत्तर अगर नहीं रहा, वही शब्द नहीं रहा तो अंक कैसे देंगे? तो सेम होना है ना, वहाँ पर इक्वल होना है, तो साम्यता आनी है। अगर साम्यता नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण से आपको ये ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं बार बार दोहरा कर कह रही हूँ उसी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, एक अंक के हो गए। तो उसके बाद है, हाँ ये भी एक है ना, सीता जी कुटिया को क्या समझती है? प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। तो कुटिया को क्या समझ रही है? वो राजभवन समझ रही है। उत्तर में राजभवन लिखेंगे, काफ़ी है, उत्तर आपके लिए अंक मिल जाता है। नोट्स में लिखते संदर्भ में पूरे वाक्य में लिखिए, गलत नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ राजभवन शब्द लिखेंगे, आपको अंक मिल जाता है। तो देखिए राजभवन के भी कई सारे अर्थ है, राजमहल है, बंगला है, ये है, वो है, कई सारे आप अर्थ जोड़ सकते हैं। लेकिन राजभवन शब्द लिखने से ही आपको अंक मिलता है। अगर राजभवन शब्द नहीं आया, बाकी अन्य सब कुछ आप लिखे तो भी आप लोगों को अंक यहाँ पर नहीं दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा मुख्य प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो दूसरा मुख्य प्रश्न का जो उत्तर है आप लोगों को बहुत ही लंबे या फिर विस्तार में लिखना है। तो ये जो प्रश्न है आपको 3 अंक का होगा। तो उत्तर या फिर प्रश्न जो है आपको परीक्षा में 3 अंक के लिए आता है, इसीलिए इसे ध्यान में रखकर आपको उत्तर लिखना है। तो हर प्रश्न का उत्तर पूर्ण कविता का सार लिखना या फिर भावार्थ लिखना नहीं होता है, कृपया ध्यान में रखिए। कविता के संदर्भ में हम लोग करते हैं, अगर लंबा प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग लंबा चौड़ा कहते हुए या फिर जो कुछ भी दिमाग में है कविता के संदर्भ में हम लोग उसे लिख डालते हैं, या फिर कविता का जो सार आता है, भावार्थ जो हम कहते हैं वो लिख देते हैं। तो ऐसे करना जो है अच्छा नहीं है। तो छात्रों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है जो प्रश्न पूछा गया उनसे संबंधित जो भावार्थ है, उनसे संबंधित जो विश्लेषण है वो मात्र आपको उत्तर के रूप में लिखना है, अन्य कुछ भी आपको यहाँ पर जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सीता जी अपनी कुटिया में कैसे परिश्रम करती थी, पहला प्रश्न है यहाँ पर। 3 अंक के लिए है, तो 3 अंक के लिए जैसे पाठ के संदर्भ में बताया गया था वैसे ही आपको लंबा चौड़ा लिखना है, तो कम से कम उस विषय से संबंधित आपको विस्तार करके लिखना है। तो देखिए कैसे परिश्रम करती है, प्रश्न आया है परिश्रम क्या क्या करती है, तो आप लोग देखे होंगे कविता में किस प्रकार वो जो है स्वावलंबी बनकर अपना खुद का काम वो करती है, आया हुआ है। तो दूसरों के हाथ में वो पल नहीं रही है, मतलब उनकी सहायता के लिए कोई नहीं है, नौकर चाकर कोई नहीं है, और उसके साथ जो खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर जो है वो अपना काम चला रही है, और ऊपर से जो है इतना परिश्रम कर रही है कि उसकी पसीने की बूंद भी जो है शरीर से गिर रही है, और उनका श्वास से जो है खुद वो अच्छी तरह से वो बन रहा है, काम करने के वजह से है। तो खुद सब कुछ काम वो संभल रही है, और अपने जो है मतलब अपने खुद के जो है परिश्रम से वो जो है व्यंजन बना रहे, व्यंजन मतलब खाना है, खाद्य है, तो वो जो है वो बना रही है। तो इस प्रकार मतलब स्वावलंबी बनकर जिस तरह परिश्रम कर रही है, ये आपको विस्तार से लिखना है। ठीक है, पंक्तियों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, पंक्तियों को कंठस्थ करने का नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन पाठ के संदर्भ में, पद्य के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ उसी को लेकर आपको लिखना है। परिश्रम को लेकर पूछ रहे तो खुद का काम जो कर रही है बिना नौकरों की सहायता से वो जो काम कर रही है तो वो आपको यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, तो 3 अंक के लिए आपको विस्तार से लिखना, इतना मात्र लिखेंगे काफ़ी है। तो इसे छोड़कर बाकी सभी आप कविता के संदर्भ में लिखते जाएंगे तो आपको अंक नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। हर प्रश्न के संदर्भ में जो भाग आता है, जो संदर्भ है, वही मात्रा आपको जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कविता का भाग है, काव्य है।
तो इसीलिए यहाँ पर संभाषण नहीं होता है, तो इसीलिए किसने किससे कहा नहीं पूछा जाता है। तो वहाँ पर पाठ के संदर्भ में है, संभाषण है तो ही मात्र आ जाएंगे, नहीं है तो नहीं। और कविता के संदर्भ में आपको संदर्भ भाव स्पष्टीकरण होता है। देखिए तीसरा मुख्य प्रश्न है संदर्भ भाव स्पष्टीकरण, ठीक है। तो ये जो संदर्भ भाव स्पष्टीकरण है तो ये आपको परीक्षा के लिए 4 अंक के लिए पूछा जाता है। 4 अंक के लिए आप लोग उत्तर लिखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है। कविता भाग है, संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, आया हुआ है या फिर दिया हुआ है, तो इसके संदर्भ में कविता की आपको पंक्तियाँ दी जाती है। पंक्तियाँ जो आपकी कविता के संदर्भ में है, पूर्ण एक चरण या फिर एक जो पद है जो है वो आपको दिया जाएगा। 4 पंक्ति या फिर 2 पंक्ति जो भी हो, कविता का कुछ अंश वहाँ पर दिया जाएगा। पाठ के बाद जो दिया गया है वही आपको परीक्षा में आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। तो पाठ के बाद जो दिया जाता है उन पंक्तियों को ध्यान से आपको पढ़ना है, देखना है। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पर पहला वाला, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर कड़ी आप चलती हूँ, श्रमवारी बिंदु फल श्वास से शुक्ति फलती हूँ, अपने अचल से व्यंजन आप झलती हूँ, ठीक है। तो वही भाग दोहराया गया है। तो अभी मैंने जो पहले प्रश्न का उत्तर में बता रहे थे, तो ये जो भाग है ऐसे पंक्तियों को आपको दिया जाएगा परीक्षा में, और आपको जो है यहाँ पर क्या क्या जोड़ना है। तो देखिए वो शीर्षक है संदर्भ भाव स्पष्टीकरण, भाव के साथ भावार्थ के साथ आपको स्पष्टीकरण देना है। तो इसीलिए 4 अंक के लिए लिखना है, ध्यान में रखिए। 4 अंक के लिए आप लोग लिख रहे हैं, किस कविता से है, कवि कौन है, जोड़ना है। इन पंक्तियों को कवि कौन से संदर्भ में बता रहा है, या फिर कवि का क्या इन पंक्तियों के द्वारा उद्देश्य रहा है, संदेश रहा है, ये आपको बताना है। उसके बाद आप लोगों को तो कविता के संदर्भ में, इन पंक्तियों के संदर्भ में कवि के क्या भाव है ये आपको दिखाना है, मतलब बताना है। क्योंकि किसने किससे कहा यहाँ पर नहीं आता है, कवि पाठकों को ही कह रहा है, अपने मन की भावनाओं के जरिए अपने जो भाव है, विचार है व्यक्त कर रहा है। तो इसीलिए किसने किससे कहा नहीं आएगा। तो आप लोग चाहे तो जोड़ सकते, चाहे तो नहीं, क्योंकि ये एक ही आएगा। कवि पाठकों के लिए, श्रोता के लिए कह रहा है, यही आता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होगी। लेकिन जो पंक्तियों का अर्थ है ये आपको बताना है, मतलब उस पंक्ति का जो अर्थ निकलता है ये आपको लिखना है, ठीक है। इन पंक्तियों का अर्थ लिखकर आप लोगों को क्या है तो उसकी विशेषता क्या है ये आपको फिर से विशेषता में या फिर विशिष्ट कहते हुए आपको वहाँ पर जोड़ना है। भावार्थ मतलब पंक्तियों का अर्थ जोड़ना है, और उसके बाद उन पंक्तियों की जो विशेष बातें नीचे फिर से आपको लिखना है, तो ही आपको पूर्ण 4 अंक मिलता है। तो आसानी से आपको 4 अंक मिल सकते हैं परीक्षा में। तो इसीलिए ध्यान में रखना है आपको, किस तरह ध्यान में रखना है कि कविता का भाग तो दिया जाता है, पंक्तियाँ सामने ही होंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उन पंक्तियों को पढ़ना है, कवि कविता का नाम ध्यान में रखना है, और उसके साथ कवि इन पंक्तियों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, उनका आशय क्या है ये देखना है, और उसके बाद जो है हमें उन पंक्तियों का अर्थ समझाना है, उसकी विशेषता आपको बताना है। इतना लिखेंगे तो 4 अंक आसानी से आपको मिल सकता है। परीक्षा की दृष्टि में आप ध्यान से पढ़कर ध्यान से लिखने के लिए अभी से कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं कहती हूँ 4 अंक के लिए जितना लिखने की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पर जोड़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 दिए गए हैं पद, दोनों पदों का ऐसे ही है। कुटिया में राजभवन कविता से लिया गया है, कवि है मैथिली शरण गुप्त। कुछ लोग सिर्फ नाम वगैरह शीर्षक के रूप में देना चाहते हैं, कविता कुटिया में राजभवन कवि मैथिली शरण गुप्त ऐसे भी लिखना चाहते हैं। कुछ लोग वाक्य में भी जोड़ना चाहते हैं। आपके लिए जो सुविधा है, आपके लिए जो अनुकूल है वैसे आप जोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही लिखिए। तो उसके बाद इन पंक्तियों को कवि सीता के परिश्रम को लेकर या फिर सीता किस प्रकार स्वावलंबी है ये कहते हुए इन पंक्तियों को बताया है या फिर इन पंक्तियों की रचना की है, ठीक है।
उसके बाद उन पंक्तियों का अर्थ लिखना है, किस प्रकार वो जो है खुद वो मतलब अपने दूसरों के हाथों में नहीं पल रही है, सीता के लिए कोई यहाँ पर नौकर नहीं है, खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर खुद का काम वो संभल रही है। तो ये जो भाव है 4 पंक्तियों का, ये आपको लिखना है, विस्तार से लिखना है, मैं ऐसे ही संक्षिप्त में बता रही हूँ। तो इन 4 पंक्तियों का अर्थ लिखकर आप लोगों को जो है उसकी विशेषता क्या है, मतलब सीता किस प्रकार स्वावलंबी है, कवि ये कहना चाहते हैं। तो रानी होने के बाद भी जो है वन गई है, वन में रह रही है, कुटिया में रह रही है, फिर भी जो है वो अपने अहम न दिखाते हुए जो है उस जीवन से अपने आप को जो है जुड़ा दी है या फिर जुड़ गई है। तो इसीलिए किस प्रकार वो काम कर रही है ये आपको देखना है। तो ये भाव जो है यहाँ पर व्यक्त करते हुए कवि जो है यहाँ पर किस तरह अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त किया है, विशेषता के संदर्भ में आपको जोड़ना है। तो पूर्ण इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 अंक मिलेगा। लंबा चौड़ा लिखते जाना ये भी ज़रूरी नहीं है, 1-2 पंक्ति में लिखेंगे ये भी नहीं है। जो भाव लिखते हैं आप लोग, स्पष्टीकरण जो देते हैं ना आप लोग, संदर्भ, तो उसके लिए 3 अंक होता है, ध्यान में रखिए। कविता के संदर्भ में कवि कौन है, किस संदर्भ में है, ये जोड़ते हैं ना, इसके लिए सिर्फ 1 अंक है। इसका जो भाव जोड़ते हैं, पंक्तियों का अर्थ जो आप लोग लगाते हैं, भावार्थ जो लिखते हैं, विशेषता जो लिखते हैं, उसको 3 अंक है। इसीलिए कुल मिलाकर 4 अंक होगा, ध्यान में आप लोगों को ये लिखना है, ठीक है। तो कविता के संदर्भ में इतने ही होंगे, 1 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और कविता का संदर्भ भाव स्पष्टीकरण 4 अंक का। तो परीक्षा के संदर्भ में ध्यान में रखकर अभी से आप ठीक से उत्तर की तैयारी वैसे करेंगे तो परीक्षा में आपको पढ़ने के लिए आसान हो सकता है। तो ये जो है कविता के संदर्भ में है, आगे जो भी कविता आएंगे वैसे ही होंगे, तो इसे ध्यान में रखकर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो कविता के संदर्भ में 2 भाग है, आपने देखा था जो मध्यकालीन कविता है। जब मैं मध्यकालीन कविता आपको पढ़ाऊंगी तभी उसको लेकर मैं आपको बताऊंगी किस तरह वहाँ पर बदलाव अगर है तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा बदलाव नहीं है, फिर भी चाहे तो मैं वहाँ पर दोहराऊंगी। तो ये कविता के हर कविता के संदर्भ में, इसके बाद जो भी मैं कविता पढ़ाऊंगी वह वैसे ही होगा। तो इसे आपको ध्यान में रखकर आप लोगों को मैं बार बार आप लोगों को दोहराऊंगी नहीं कि आपको प्रश्नोत्तर लिखना है, लिखना है, लिखना है। मेरा पाठ का जैसे ही आप लोगों का विश्लेषण सुनकर समाप्त हो जाता है, जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही आप लोगों को लिखना शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आमने सामने नहीं है, कहने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। तो इसी कारण से मेरा निवेदन है आप लोगों से, जैसे ही मेरा एक पाठ समाप्त होता है या फिर कविता भाग समाप्त जो भी हो, जैसे समाप्त होता है वैसे उस पाठ से संबंधित प्रश्न या फिर अभ्यासक्रम आप लिखना आपका काम बनता है। कोई भी भाग समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो है उसे पूछ सकते हैं, उसका उत्तर पा सकते हैं, ठीक है। व्याकरण का भाग हो सकता है या फिर पाठ से संबंधित कुछ भी हो, जो भी आपको पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये कविता के संदर्भ में है, तो इसे ध्यान में रखकर आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये सब कुछ ठीक से समझ में आया होगा। तो इसके हिसाब से आप लोग लिखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। कभी पढ़ना छोड़िए मत या फिर रुकाइए मत, क्योंकि बीच में रुकेंगे तो वैसे ही वो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो ये ध्यान में रखकर आप लोगों को लिखने का जो काम है वो करना है। और लिखने के बाद, पाठ का होने के बाद लिखने के लिए 1 दिन 2 दिन समय लीजिए। लिखने के बाद मुझे जो है आप लोग उसकी तस्वीर भेजनी है, फोटो भेजनी है, जो लिखा हुआ है उसका PDF बनाकर भेजिए। कैसे भी आपके लिए जो सुविधा है, लिखा हुआ जो भाग है वो मुझे भेजना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये विषय समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।